4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक खोजी पत्रकार हैं, किसी ज़माने में आज तक में काम करते थे और कभी कभी बहुत अंदर की खबरें लेकर आते हैं। कल मैं उनका डिस्कशन सुन रहा था दोस्तों। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने बंद कमरे में अपने लोगों से मीटिंग करते हुए कहा है कि साहब नवंबर तक रुक जाइए। नवंबर तक का मतलब क्या है और किस बात से रुकना है, उन्होंने आगे विस्तार से उसको बताया। बताने लगे साहब नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा बिहार चुनाव का और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू पलटी मार देंगे, उनका ऐसा कहना है। लेकिन ये पलटी तो आप नीतीश कुमार के बारे में भी पिछले 1 साल में 6 महीने में बराबर सुन रहे हैं। और मैं आपको हमेशा ये बताता रहा कि चूँकि यूट्यूबर जो हैं उनके पास कोई सरकारी धन तो है नहीं, तो उनके पास अपनी जीविका चलाने का, अपने चैनल्स को चलाने का एक ही तरीका बचता है कि व्यूज़ मिले। और इसी वजह से वो इस प्रकार की नीतीश कुमार ने पलटी मार दी, बस 2 महीने में लगने वाली है, बस 1 महीने में लगने वाली है। बल्कि एक पत्रकार हैं, वो खाली ज़रा बिहार पे बड़ा कंट्रोल कर रखते हैं बिहार की ख़बरों में। वो तो रोज़ाना सुबह शाम ही सरकार गिरा रहे थे। मैंने आपसे तब भी आपसे आके कई बार अर्ज़ किया कि नीतीश कुमार की अब हैसियत नहीं बची है कि वो पलटी मारेंगे। और मैं हमेशा ये कहता रहा आपसे कि हाँ, चुनाव के वक्त में अगर जैसे दिया आखिर में फड़फड़ाता है, उनको लगा कि मेरा दल ख़त्म होने वाला है। हालांकि दल भी किस तरह से दबोचा गया है, शरद यादव सब आप जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने किस प्रकार से अपने ससुर को पलटी मारी थी। सब ये लंका में सारे 52 गज के हैं, ध्यान रखना। अगर आप ये सोचते हैं कि कांग्रेस के नेता बड़े शानदार आदमी हैं और बड़े जानदार आदमी हैं, तो याद रखिएगा डाकू डकैत वहाँ पर ही मौजूद हैं। इनका कोई भरोसा नहीं है, ये अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। आपके और मेरे बारे में सोचने का काम तो इन्हें बहुत कम मिलता है। अच्छा, ये सोचे क्यों जब आप ही नहीं सोचते अपने बारे में, मैं ही नहीं सोचता अपने बारे में। मैं अपनी पत्रकारिता बेच रहा हूँ, आप अपना वोट बेच रहे हैं, आप में से एक वर्ग ऐसा है। खैर, अपनी बात पर आता हूँ। तो नीतीश कुमार के बारे में मैंने उस समय भी कहा कि अब उनकी हैसियत नहीं बची है, कि अब चूंकि उनके तमाम जो नेता थे वो तो चंगुल में आ गए बीजेपी की, और ये ताकतें बड़ी ज़बरदस्त काम करती हैं। इनके पास बहुत सारे वो होते हैं जाल, ये किसी भी तरह से लपेट लेते हैं। कभी परिवार पे मुकदमा करके, कभी एप्स्टीन फाइल के माध्यम से, कभी कुछ और, कभी घोटाले तो होते ही हैं। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि ऐसे चंद्रबाबू नायडू के बारे में, लेकिन ये वाली बात जो चंद्रबाबू नायडू के बारे में कही जा रही है कि नवंबर में पलटी मार देंगे, उनकी 2-3 बातों से ऐसा तो लगा कि वो अपने केंद्र की सरकार से डिफर करते हैं। हाल ही में उनका बयान आया, ये जो अमेरिका की तरफ से टैरिफ आया, ट्रंप को उन्होंने वाकई क्रिटिसाइज़ किया, जो मोदी जी नहीं कर पाए। मैं शुरू से कहता हूँ, नीतीश कुमार हो, केजरीवाल हो, ममता बनर्जी का तो नाम मैंने निकाल दिया अपने जहन से, चंद्रबाबू नायडू हो, राहुल गांधी हो, बहुत सारे नेता देश में ऐसे हैं जो हकीकत में देश का प्रतिनिधित्व करने के काबिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात दीगर है कि आप लोगों ने सत्ता किन लोगों को दे दी है। तो चंद्रबाबू नायडू बेसिकली एक इकोनॉमिक्स का ज्ञाता व्यक्ति है। बेंगलोर की तर्ज पे हैदराबाद को किस प्रकार से उसने बनाया, और अब एक नई राजधानी बनाने के चक्कर में वो सारे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। पीएचडी होते होते रह गई थी उनकी, तो उन्होंने अपने लोगों में अपनी ही ज़बान में कहा कि ये भारतीय किसान को तबाह बर्बाद करने का एक मंसूबा है ट्रंप का। तो यहाँ पर वो डिफ़र करते नज़र आए। और भी कई जगह अभी आपने देखा होगा, अपना डेलीगेशन ही चुनाव आयोग को लिखा नहीं, अपना डेलीगेशन भेज दिया था उन्होंने। जब तमिलनाडु में दूसरी भाषा की बात आई तब भी वो मुखरता से बोले, पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे बहुत सारे मौके आए। हाँ, ऐसा भी मौका आया कि वक्फ बोर्ड के बारे में उन्होंने केंद्र सरकार का वो कर दिया, जबकि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता पहले ही कर लिया था चुनाव से पहले, तब भी वहाँ के मुस्लिम वर्ग ने, विशेष वर्ग ने उनको वोट दिया था। वजह उसकी ये थी कि वो उनकी जहनियत को जानते हैं कि यह आदमी तरक्की पसंद व्यक्ति है। घोटाले तो देखिए सबको मालूम है कौन छोड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनके ससुर साहब जो थे, वो जो चीफ मिनिस्टर थे जिनको पलटी मारी इन्होंने, सरकारी हटा के रख दी थी, तो ये कोई आज से थोड़ी ना होता रहा, राजा महाराजाओं के ज़माने से होता आ रहा है। तो अब ये 2-3-4 बातें ऐसी लगी जो मोदी जी से वो डिफ़र करते हैं। हालात अगर नाजुक हो गए,
मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हसास, कमज़ोर हालात हैं जो आपको मुझे पता नहीं है, और हमारा मीडिया बता नहीं रहा है कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये समझ लीजिए कि इस समय हमें पाकिस्तान के बराबर में खड़ा कर दिया, बल्कि पाकिस्तान का सिफारती एतबार से बड़ा कद बढ़ गया। तो हमारी तो हालत मोदी जी ने वो कर दी है कि वहाँ का एक लिंडसे ग्राम है, वो धमकी दे के कहता 500% लगाऊंगा। कल भी एक मंत्री का बयान आया 100% टैरिफ लगाएंगे अगर तेल लेंगे वहाँ से। धमकियाँ देकर तो हमसे काम कराया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो अब बात यह है कि एक वर्ग ऐसा मोदी जी ने तैयार भी कर दिया कि इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि उसके सामने कितनी भी एप्स्टीन फाइल खुल जाए, कुछ भी खुल जाए, वो राहुल गांधी को ही पप्पू समझेगा। चूँकि धर्म के चोले में लपेट कर जब कोई तांत्रिक घर में घुस जाता है ना, तो वो आपकी बीवी के, आपकी पत्नी के जेवर भी ले जाता है और आप दे देते हैं आराम से। मैं जानता हूँ, बल्कि मेरी तो कॉलोनी के अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, वो एक तांत्रिक के चक्कर में आ गए। वो नॉन मुस्लिम था, आप यकीन मानिएगा वो अपने बेटे पे विश्वास नहीं करते थे, सारा का सारा दे दिया। अब तो दुनिया से चले गए बेचारे, सब कुछ दे दिया। बड़ी ज़बरदस्त कोठी थी, बड़े लाजवाब कोठी थी, सब बर्बाद हो गए। तो ये तो हमारे यहाँ की टेंडेंसी है। एक हमारे शहर के अंदर एक सर्जन है, उसे पीलिया हो गया, जॉइंडिस सर्जन, और मैंने सुना कि वो एक आदमी के पास अपना पीलिया झड़वाने गया। पेड़ के नीचे बैठा है वो, मुजनौर के आसपास। तो मैंने कहा बताइए, अब ये पीलिया झड़वाने गया, वो क्या करते हैं झाड़ने वाले, इतनी बड़ी कलाई होती है ना, चूना, उसे बाल्टी में लेते हैं, बड़ा वाइट होता पानी, तो वो उसके हाथ पकड़ के उसके हाथ डालते हैं उसमें और हाथ को यूँ करते हैं इस तरह से, यूँ पीला हो जाता है वो। तो कह रहे पीलिया झड़ गया। होता यूँ है कि वो जो हाथ पकड़ के डालते हैं उसके, वो अपने नाखूनों में हल्का सा पीला रंग रखते हैं या हल्दी टाइप कुछ, तो वो उसका हाथ लेकर बड़े बड़े, एक बात थोड़ी ना है। तो बात यह, हमारा देश तो सांप और सपेरों का है, मोदी जी ने भी कहा था। तो गिरिराज जो है ना, बिहार वाले मिनिस्टर, एक बार आए थे, मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सब लोग बैठे थे। तो वो कहने लगे बताइए साहब, विदेशों में बड़ी बेइज्जती की राहुल गांधी ने। मैंने उनसे ये पूछ लिया, मेरे पास वीडियो है, कि साहब ये तो बताइए, भारत को सांप और सपेरों का देश बता रहे थे मोदी जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है। उस आदमी ने बड़ी आंखें करके मुझे देखा, वो दुनिया भर का जवाब देने लगे। मैंने दूसरा सवाल किया, बोले आपका सवाल हो गया, आप चुप रहो, आपका सवाल हो गया, आप चुप रहो। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में ये बात है, कुछ डिफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। और नवंबर में बिहार में जिस प्रकार से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसके बिहाफ पर चुनाव आयोग जिस तरह से कटहरे में खड़ा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने अलख जला दी है, तो हो सकता है कि वो चुनाव हार जाए बीजेपी वहाँ। अब अगर चुनाव बीजेपी वहाँ हार जाती है तो कुछ हालात जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं, चूँकि नीतीश कुमार का भी फिर मामला दूसरा हो जाएगा। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू संभवतः, मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन ये हंगामा जो मच रहा है ना, चंद्रबाबू नायडू, ये नीतीश कुमार पलटी 2 है। अभी उनके अपने मफाद पूरे हो रहे हैं, जब मफाद पूरे नहीं होते तब ये लोग पलटी मारेंगे। एक शेर सुन लो, अब नज़ा का है आलम, नज़ा कहते हैं मौत को, अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। अब नज़ा का है आलम, अपनी मोहब्बत वापस ले लो। कश्तियाँ जब डूबा करती हैं तो बोझ उतारा करते हैं। तो अभी कश्ती डूबने में वक्त है, बोझ बाद में उतरेगा। जय हिंद।